हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, इनमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंडर जो भी कैंडिडेट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में खड़ा होता है, सभी वोटर्स को उस कैंडिडेट के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कैंडिडेट कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एक्सेट्रा। और साथ ही में वोटर्स को ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कैंडिडेट किस पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा है। और उस कैंडिडेट के वोटर्स सभी कैंडिडेट्स और उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज को देखकर ही वोट करते हैं। जैसे सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट ए जो कि पॉलिटिकल पार्टी 1 की तरफ से खड़ा हो रहा है एंड कैंडिडेट बी जो कि पॉलिटिकल पार्टी 2 से खड़ा हो रहा है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स को ये क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी कि दो कैंडिडेट्स ए और बी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जिसमें से ए पार्टी 1 से बिलोंग करता है और बी पार्टी 2 से। और जो वोटर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ये दोनों कैंडिडेट्स को देखेंगे और इनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज को देखेंगे और इसके बेसिस पर अपना वोट देंगे। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट को सभी कैंडिडेट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के द्वारा वो कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को स्टेट या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करता है। सो द पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज कि इस इलेक्शन के सिस्टम में वोटिंग करी जाती है एक तो कैंडिडेट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी इमेज और पर्सनालिटी को देखकर कि भाई कुछ वोटर्स को सपोज कैंडिडेट ए पसंद है तो वो उस कैंडिडेट को वोट देंगे इंस्टेड ऑफ कैंडिडेट बी। और साथ ही वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है वो भी मैटर करता है, क्योंकि मेनी टाइम्स वोटर्स कैंडिडेट्स को ना देखकर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। जैसे कि सपोज एक सेक्शन ऑफ वोटर्स है वो पार्टी 1 के सपोर्टर्स हैं, उस पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा चाहे वो कैंडिडेट ए हो या फिर बी, वोटर्स उसे ही वोट करेंगे। सो एक कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। अब एक कैंडिडेट सपोज कैंडिडेट ए जो कि पार्टी 1 से था, वो इलेक्शन जीत गया क्योंकि उसे बाकी सभी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स मिले। अब वो लेजिस्लेचर में जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है। वो पार्टी 1 छोड़कर पार्टी 2 में चला जाता है और उसी पार्टी में रहकर अपनी लेजिस्लेचर की मेंबरशिप की टर्म कंप्लीट करता है। अब यहाँ दो प्रॉब्लम्स है। पहली तो ये कि जब ये कैंडिडेट ए इलेक्शन लड़ा तो ये पार्टी 1 में था और जिन वोटर्स ने इसे वोट दिया इनमें से बहुत सारे ऐसे वोटर्स होंगे जिन्होंने इसे इसकी पार्टी यानी कि पार्टी 1 के नाम पे वोट दिया, ये सोच के कि ये पर्टिकुलर पार्टी 1 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पावर में होगी। अब इलेक्शन जीतने के बाद अगर ये कैंडिडेट ए अपनी पार्टी 1 छोड़कर सपोज पार्टी 2 में चला जाता है और उस पार्टी में रहकर ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगले 4 से 5 साल के लिए लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये एक तरह का बिट्रेयल होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के लिए जिन्होंने पार्टी 1 के नाम पर इस कैंडिडेट को इलेक्शन जितवाया था, क्योंकि अब पार्टी 2 इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पावर में है। सेकेंडली, एक और इशू यहाँ आता है कि वोटर्स तो बिट्रे हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में पॉलिटिकल पार्टी 1 भी बिट्रे करी जा रही है। इस पॉलिटिकल पार्टी 1 ने इस कैंडिडेट ए को इलेक्शन लड़ने की अपॉर्चुनिटी दी और साथ ही में फाइनेंशियल और बाकी और तरह का सपोर्ट दिया, और जीतने के बाद इस कैंडिडेट ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कुछ इस तरह से एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंटर में, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है इलेक्ट होने के बाद, तो इस एक्ट को काफी अनएथिकल माना जाता है। और जो टर्म इसके लिए यूज करी जाती है वो है डिफेक्शन। सो द टर्म डिफेक्शन रेफर्स टू एन इवेंट where an elected member of legislature abandons his or her political party and joins another party. Apart from it, defection also includes cases of voting in legislature against the party lines, यानी कि अगर कैंडिडेट ए जो कि पार्टी 1 से इलेक्ट हुआ है, अगर ये लेजिस्लेचर में किसी इशू पर जो पार्टी 1 का स्टैंड था उसके अगेंस्ट जाके स्टैंड लेता है और अपनी पार्टी लाइन्स के अगेंस्ट लेजिस्लेचर में वोटिंग करता है, तो फिर ये भी डिफेक्शन में इंक्लूड होता है। अब डिफेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह से अनएथिकल होता है, एक तो टुवर्ड्स द वोटर्स जिन्होंने पार्टी को देखकर वोट दिया है, और दूसरा टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट बनके इसने अपना इलेक्शन जीता है। इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से डिफेक्शन इज अ मेजर इशू, और वो ये है कि डिफेक्शन के एक्ट से गवर्नमेंट्स को डीस्टेबलाइज किया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बनाने के लिए लोअर हाउस में एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक कोएलिशन के पास मेजॉरिटी या फिर 50% ऑफ द सीट्स या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर एक रूलिंग पार्टी या कोएलिशन लोअर हाउस में ये मेजॉरिटी सपोर्ट लूज कर देती है तो फिर उस गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, और एक नई गवर्नमेंट जिसके पास लोअर हाउस में मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स का सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट बनाती है। अब अगर कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर डिफेक्शन करके ऑपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं, और इस वजह से अगर रूलिंग पार्टी का जो टोटल सपोर्ट है लेजिस्लेचर में वो मेजॉरिटी से कम हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर वहीं डिफेक्शन के बाद ऑपोजिशन मेजॉरिटी सपोर्ट बना लेती है तो फिर ऑपोजिशन गवर्नमेंट बना सकती है।
कुछ इस तरह से डिफेक्शन के फिनोमेना से देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि डिफेक्शन के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो फिर डिफेक्शन को कंटेन करना चाहिए। और डिफेक्शन के फिनोमेना को कंटेन करने के लिए इंडिया में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लेकर आए गए, जिनमें से पहला था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1985 में, और दूसरा था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 2003 में। अब इन दोनों एक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को एंटी डिफेक्शन लॉ भी बुलाया जाता है। ये एक्ट आया था 1985 में, और इस एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था। आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस के साथ साथ कुछ शेड्यूल्स भी है, और हर एक शेड्यूल एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से डील करता है। जैसे कि 7th शेड्यूल डील करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर और फंक्शंस के डिस्ट्रीब्यूशन से, और 8th शेड्यूल डील करता है शेड्यूल लैंग्वेजेस से। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया, और ये शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन से। अब इस एक्ट में डिफेक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है हम वो देखते हैं। इस एक्ट के थ्रू डिफेक्शन से इफेक्टिवली डील करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करी गई। यानी कि अगर लेजिस्लेचर का एक मेंबर जो कि सपोज पार्टी 1 से बिलोंग करता है, अगर वो पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरली गिव अप कर देता है, यानी कि पार्टी से उसे निकाला नहीं जाता बल्कि खुद ही वो पार्टी से रिजाइन कर देता है, तो ये डिफेक्शन माना जाएगा और इस पर्सन को हाउस की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये पर्सन वॉलंटरली रिजाइन नहीं करता लेकिन पार्टी के इंटरेस्ट और विशेस के अगेंस्ट वोटिंग करता है, या फिर अगर पार्टी वोट करने को बोलती है और ये पर्सन वोट करने से एब्सटेन या फिर रिफ्यूज ही कर देता है, तो फिर ये केस भी डिफेक्शन के अंडर आता है और इस एक्ट के लिए भी इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस की। अगर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इलेक्ट होता है तो फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर सकता है सो एज टू एक्ट इन एन अनबायस्ड मैनर, और अपनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की टर्म खत्म होने के बाद वापस से अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ऑल्दो इंडिया के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसे डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल पर्सन या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का केस, लेकिन व्हाट इफ मल्टीपल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी चूज टू रिजाइन फ्रॉम द पार्टी। यानी कि सपोज पार्टी 1 के 40 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एक साथ रिजाइन करते हैं, तो क्या इन सभी 40 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? वेल नहीं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एक साथ रिजाइन करते हैं, और रिजाइन करने के बाद या तो ये अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या फिर एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर इसे पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट का केस कंसिडर किया जाएगा। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में स्प्लिट के केस को वैलिडिटी दी गई है, यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 या 1/3 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर अगर पार्टी छोड़कर अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर इसे स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा और ये स्प्लिट करने वाले मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि इस स्प्लिट के एक्ट को वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ये तो हो गई स्प्लिट की बात। स्प्लिट के अलावा एक और पॉसिबल फिनोमेना हो सकता है जिसे मर्जर बोलते हैं। मर्जर मींस जब एक पॉलिटिकल पार्टी ही एग्री करती है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज करने की। इस मर्जर के फिनोमेना में किसी पार्टी में स्प्लिट नहीं आता, यानी कि कोई मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करता है, बल्कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी किसी और पार्टी के साथ मर्ज होती है। ये जो मर्जर का फिनोमेना है, इसके बारे में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ नहीं बोला गया है। मर्जर्स पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब ये तो केस हो गया उन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर का जो कि किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें 2 और तरह के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। इंडिपेंडेंट मेंबर्स वो होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। ये इलेक्शंस भी इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद लेजिस्लेचर में भी किसी पार्टी के मेंबर्स नहीं होते। अब सपोज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस फाइट करता है और अगर वो इलेक्शंस जीतता है और जीतने के बाद लेजिस्लेचर का मेंबर बनता है और उसके बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो फिर इसे डिफेक्शन का केस माना जाता है, क्योंकि लोगों ने उसे वोट दिया है ये देखकर कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं करता, और अगर इलेक्शंस के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो ये अनफेयर होगा उसके वोटर्स के साथ। अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर उसे डिफेक्शन मानकर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है नॉमिनेटेड मेंबर्स का। नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जो कि इलेक्शंस जीत के लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बनते, बल्कि इन्हें ऑथराइज पोजीशन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इंडिया के केस में ये पोजीशन प्रेसिडेंट या फिर किसी स्टेट के गवर्नर की हो सकती है। और इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग
अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर लेजिस्लेटिव हाउस में अपनी टर्म बिगिन करने के विद इन 6 months में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर इसे डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये तो हो गए केसेस डिफेक्शन के, लेकिन डिफेक्शन से रिलेटेड रूल्स कौन बना सकता है या फिर डिफेक्शन के केसेस में कौन डिसीजन लेता है कि मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, इन सब पर भी क्लैरिटी दी गई है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई डिफेक्शन के केसेस होंगे तो उसमें जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। जैसे कि अगर लोकसभा में डिफेक्शन का केस आता है तो इस केस पर डिसीजन लेने वाला पर्सन होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर राज्यसभा में होता है तो फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है तो फिर स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, इस एक्ट में ये भी मेंशन है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है डिफेक्शन के केसेस पर डिसीजन लेने की। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना भी टाइम ले सकता है। नेक्स्ट, इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये मेंशन्ड है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होगा रिगार्डिंग डिफेक्शन वो फाइनल डिसीजन होगा, यानी कि इस डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर के एक्सटेंट में नहीं आते। लेकिन 1992 के कियोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब डिफेक्शन के केसेस से डील करेंगे तब वो एक ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करेंगे और एक ट्रिब्यूनल की जजमेंट को कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है, और इसलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिफेक्शन से रिलेटेड जजमेंट्स को भी जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है ऑन वेरियस ग्राउंड्स लाइक मैलाफाइड। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये भी मेंशन्ड है कि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे इन रूल्स को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये रूल्स बनाने के बाद इन रूल्स को हाउस के आगे प्लेस करेंगे फॉर 30 days, और जो हाउस है वो इन रूल्स को अप्रूव या डिसअप्रूव या फिर मॉडिफाई कर सकता है। ऑल्सो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये डिफेक्शन के केसेस एक्सेप्ट कर सकते हैं जब ये किसी मेंबर ऑफ द हाउस के डिफेक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट रिसीव करते हैं, यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ द हाउस डिफेक्ट करता है तो फिर कोई और मेंबर उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, जिसको ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट करता है, और फिर इस डिफेक्शन के केस को इन्वेस्टिगेट करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक फाइनल डिसीजन पर आता है। इस एक्ट में ये मेंशन्ड है कि एक डिफेक्शन के केस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफर कर सकते हैं जो कि इस केस पर इंक्वायरी करेगी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रेलेवेंट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी। अपार्ट फ्रॉम इट, जब डिफेक्शन के केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक्यूज्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को एक चांस देना होता है अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करने का या फिर अपनी साइड को एक्सप्लेन करने का। सो ये था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ऑल्दो ये एक्ट डिजाइन किया गया था पॉलिटिकल डिफेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और पॉलिटिकल इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन इस एक्ट से एक मेजर प्रॉब्लम हुई कि ऑल्दो इस एक्ट से इंडिविजुअल डिफेक्शंस प्रिवेंट हो सकी, लेकिन इससे मास या फिर ग्रुप डिफेक्शंस को बढ़ावा मिला, क्योंकि इस एक्ट में अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर स्प्लिट करते हैं तो उसे वैलिड माना जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट हमें जो डिफेक्शंस देखने को मिली इस एक्ट के बाद वो बल्क डिफेक्शंस थी, जिनमें एक साथ में एक ही पार्टी के बहुत सारे लोग डिफेक्ट कर रहे थे ताकि इसे स्प्लिट कंसिडर किया जाए। अब इसे रोकने के लिए 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट में स्प्लिट के प्रोसेस को पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया गया। सो अब अगर किसी भी तरह का स्प्लिट होता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर पनिशेबल है। सेकेंडली, इस अमेंडमेंट एक्ट में मर्जर्स को रिकॉग्निशन मिली। मर्जर्स मीन्स व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी मर्जर्स विद अनदर पार्टी। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होती। इंस्टेड यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं। सो मर्जर इज लाइक ऑपोजिट ऑफ स्प्लिट। स्प्लिट को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पूरी तरह से इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, लेकिन मर्जर्स को इस एक्ट के थ्रू रिकॉग्निशन मिली। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब एक पार्टी के कम से कम 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स एक मर्जर के लिए एग्री करते हैं तब पार्टी का मर्जर होता है। इन अदर वर्ड्स, एक पार्टी के मर्जर के लिए उसे 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर का सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पर अपर लिमिट लगाई गई, जो कि थी 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी कि अगर लोअर हाउस में सपोज 100 मेंबर्स हैं तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15 से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। ऑल्सो यहाँ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पर एक लोअर लिमिट भी लगाई गई जो कि है 12, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 12 होंगे इवन इफ ये नंबर 15% से ज्यादा हो। इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू ये भी प्रोविजन लाया गया कि अगर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर डिफेक्शंस के केस में डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो फिर वो किसी भी और पॉलिटिकल पोस्ट पर बैठने के लिए ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि वो पर्सन किसी भी तरह की रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता आफ्टर बीइंग डिस्क्वालीफाइड इन द केस ऑफ डिफेक्शन। सो ये था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एंड दिस वाज द टॉपिक ऑफ एंटी डिफेक्शन।
I hope you like the video. Follow for more.